तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। रिसेंटली मेरे पेरेंट्स थोड़े इल हो गए थे, थोड़ा टेंशन आ गया थी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ऐसे टाइम पे, क्या ही यूट्यूब करते बैठोगे आप, कितना सर्च करोगे। तो फिर मैं बेटा डॉक्टर आदित्य परमार के साथ काफ़ी सारे क्वेरीज थी, उनसे सॉल्व करके ली और इस वीडियो में डाल दी है। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, काफ़ी लोगों को लगेगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स दिए, आप स्पेसिफिक टॉपिक को स्किप कर सकते हो। ये हम ज़्यादा रीज़न ढूंढने जा रहे हैं, बायोटेक्निकल रीजन पीछे के, और ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। बट आई होप कि आपके इस फैमिली में ऐसा सिचुएशन ना आए। आ जाता है तो आई होप ये वीडियो हेल्प करे आपको। तो चलिए जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब टेस्ट कौन से हैं और आपको कब करवाने चाहिए। तो मेन जो टेस्ट हैं वो ये हैं कि पहले तो कब आपको टेस्ट करवाना है। तो अगर आप किसी भी पॉजिटिव, कंफर्म पॉजिटिव या आरटीपीसीआर पॉजिटिव एंटीजन, वो मैटर नहीं करता है। एक्चुअली तीन टाइप से अभी डायग्नोसिस हो रहे हैं। एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा है पीसीआर टेस्ट मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट, और तीसरा है सीटी स्कैन। हम लोग जो ट्रीटमेंट जो बेस है वो मोस्टली तीनों के ऊपर ही है, कुछ ना कुछ पार्ट तीनों टेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको ये तीन में से कौन से टेस्ट करवाना है, कब करवाना है। तो फर्स्टली, अगर आप किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, अगर आपके फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, आप पिछले 7 दिन के अंदर अगर उसको मिले हैं कभी भी, आपने मास्क नहीं पहना है, उसने या उसने मास्क नहीं पहना है, या तो 3 फीट से कम आपका डिस्टेंस है, अगर किसी भी टाइप से आप कांटेक्ट में आए तो आपको टेस्ट करवाना है। अगर आपको, दूसरी चीज, आप किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आए, फिर आपको फीवर आ रहा है, फीवर आने के साथ जो फर्स्ट वेव में जो सिम्टम्स थे कि फीवर, कफ, कोल्ड और बॉडी एक और हेडेक होता था, अभी जो सेकंड वेव है वो मे बी ड्यू टू म्यूटेशन और क्या पता नहीं, पर उसकी वजह से कुछ अलग सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कंजक्टिवाइटिस भी हो रहा है, मतलब आंखों का इन्फेक्शन है, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो पेशेंट को अगर फीवर नहीं भी है फिर भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि सारे सिम्टम्स के लिए विजिलेंट रहना है। अगर आपको फीवर आ रहा है, डायरिया, वॉमिटिंग है, कंजक्टिवाइटिस है, कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी एक, सभी में से कोई भी आपको फीचर्स आ रहे हैं, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको टेस्ट करवाना है। अभी आप टेस्ट करवाओगे तो कौन सा टेस्ट करवा सकते हो। तो दो टाइप्स के टेस्ट हैं। मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ उसके लिए। ये जो हमारा है, ये जो पहला है, फर्स्ट हमारा एंटीजन टेस्ट है। अभी उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीजन मतलब कोई भी बाहर का पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो है एंटीजन। कोई भी बॉडी के पार्ट के अलावा का कोई भी पार्टिकल, वो कोई पोलन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी बाहर की चीज जो बॉडी के अंदर जाती है वो एंटीजन है। और हमारी बॉडी उसके लिए जो प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो दे आर एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीजन टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, आपके नेजल कैविटी में से ये ब्रश की वजह से वो लोग सैंपल लेते हैं और उसको फिर उस डाइल्यूएंट में डाइल्यूट करके, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसको डालते हैं। अभी क्या होगा कि यहाँ से ये सॉल्यूशन आगे की तरह पे प्रोपागेट करना शुरू करेगा। अगर ये आगे की तरह के यहाँ पे प्रोपागेट करते टाइम पे यहाँ पे एक लाइन आती है और दूसरी लाइन यहाँ पे एब्सेंट है, उसका मतलब कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टेस्ट में भी लाइन आती है, कंट्रोल में भी लाइन आती है। अगर ये चीज है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर एक लाइन आई है तो नेगेटिव है, दोनों लाइन आई है तो पॉजिटिव है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये कंट्रोल की लाइन ही ना आए, मतलब एक भी लाइन नहीं आती है, या तो फिर टेस्ट की लाइन आती है और कंट्रोल की लाइन नहीं आती है। इन शॉर्ट, अगर टेस्ट में कंट्रोल की लाइन नहीं आती है तो वो टेस्ट इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल की लाइन इज अ मस्ट। कंट्रोल के अलावा टेस्ट का भी आता है तो पॉजिटिव है, टेस्ट नहीं आता है तो नेगेटिव है, और दोनों आते हैं तो भी पॉजिटिव है, दोनों नहीं आते हैं तो टेस्ट इनवैलिड है। ठीक है, ये हमारा होगा एंटीजन टेस्ट। वो सैंपल तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब आरटीपीसीआर के लिए तो मोस्टली जगह पे दो सैंपल लेते हैं, एक नेजल कैविटी में से लेते हैं और एक थ्रोट में से लेते हैं। और ये एंटीजन के लिए मोस्टली नेजल से भी लेते हैं, पर दोनों ले सकते हैं। एंटीजन हमारा पूरे नेजोफेरिंजियल सिस्टम में होता है, नाक से भी ले सकते हैं, थ्रोट से भी ले सकते हैं। तो दोनों जगह से बेसिकली हमको वायरस का एंटीजन डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा एंटीबॉडी का स्मीयर किया होता है। ये जो एरिया है पूरा, उधर एंटीबॉडी का स्मीयर किया होता है। तो अगर एंटीजन उसमें है तो वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वहां पे आपको लाइन पॉजिटिव देगा। ये पूरा में एंटीबॉडी डाला हुआ होता है कोविड के लिए। अभी क्या उसमें इश्यू है कि अगर आपके सिस्टम में वायरल का लोड कम है, वायरस का लोड कम है मतलब एंटीजन कम है, एंटीजन कम है तो वो प्रॉपरली एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपके शरीर, आपकी बॉडी में वायरस है फिर भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है।
तो उसके लिए सेकंड टेस्ट हमारे पास है जो उससे ज्यादा स्पेसिफिक है, वो है आरटीपीसीआर। ये एक आरटीपीसीआर का बेसिक मतलब वो है प्रोफोमा कि हाउ डज आरटीपीसीआर टेस्ट वर्क। तो इसमें क्या होता है, जो वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है वो आरएनए टाइप का वायरस है। बेसिकली दो टाइप्स के वायरस होते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। आरएनए वायरस, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है कि दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, डीएनए में 2 होती है, आरएनए में 1 होती है। ये जो आपको सिंगल चेन यहाँ पे दिख रही है, ये वायरस का एंटीजन है। ये जो है वायरस का आरएनए है। ये जो पूरा दिख रहा है वो वायरस का आरएनए है। ये हमारी बॉडी में अगर वायरस प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे रहेगा। हम क्या करेंगे, सैंपल लेके उसको उसके साथ क्या करेंगे कि ये जो सिंगल लाइन है उसको हमने डबल लाइन में कन्वर्ट करते हैं, तो आरएनए में से बन गया डीएनए। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये डीएनए को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनाएंगे। मतलब एक वायरस भी आपकी बॉडी में है, उसका एक आरएनए वायरस का पार्टिकल, एक आरएनए पार्टिकल में से भी हम लाखों डीएनए के पार्टिकल्स बनाएंगे और उसके साथ एक डाई अटैच करेंगे जो होगी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगी। मशीन का काम क्या है, जितने डीएनए पार्टिकल्स बने उसके साथ हमने बहुत सारी डाई अंदर डाली हुई है, जितने जितने डीएनए बनते जाएंगे फ्लोरोसेंट डाई उसके साथ अटैच करती रहेगी। और अटैच करने के बाद जो उसमें से जो फ्लोरोस अगर अटैच होगा उसके साथ तभी वो डाई फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। और उस फ्लोरोसेंस को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और वो कितना फ्लोरोसेंस है उसके ऊपर से हमको मिलता है कि आपकी बॉडी में कितना वायरल लोड है। ठीक है, तो अगर, हाँ, अभी वायरल लोड में सीटी वैल्यू आती है कि सीटी वैल्यू कम है ज्यादा है, ये लोग जो पूछ रहे हैं। सीटी वैल्यू दो चीज है, आरटीपीसीआर की भी सीटी वैल्यू आती है और सीटी स्कैन में सीटी सीबीआरईटी इंडेक्स आता है। तो ये सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर टेस्ट में जो लिख के आती है रिपोर्ट में, ब्लड रिपोर्ट में, वो क्या है, उसमें हम अलग अलग जीन्स के लिए आरटीपीसीआर कर सकते हैं। उसमें मेनली 3 जीन्स के लिए अभी होता है। तो वो तीनों के तीनों जीन्स को इसी टाइप से एम्पलीफाई करेंगे और उसको कितने साइकिल के बाद वो पॉजिटिव मिलता है। साइकिल के बाद मतलब क्या, कि ये हमने एक का डबल किया और डबल के बाद उसको मल्टीप्लाई किया, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सीटी वैल्यू। तो अगर हमने एक चीज को 30 बार मल्टीप्लाई किया तभी जाके हमको पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। दैट मीन्स कि वायरस बहुत कम था, उसको बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तभी जाके हमको पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। दैट मीन्स कि सीटी वैल्यू ज्यादा है तो उस हमारे में बॉडी में वायरस का लोड कम है। ठीक ओके। है, और ओके। अगर वायरस लोड ज्यादा है तो 3 या 4 साइकिल में ही हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर सीटी वैल्यू कम है तो बॉडी में वायरल लोड ज्यादा है, तो दैट ओके। इज सीटी वैल्यू। ओके, सो सीटी ठीक है, इज हाउ मेनी टाइम्स यू मल्टीप्लाइंग दैट हाँ, मिलने के लिए क्या? हाउ मेनी साइकिल्स डज इट नीड टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, ओके, दैट इज सीटी वैल्यू ऑफ आरटीपीसीआर। समझा। ओके। ठीक है, अभी दूसरी चीज है कि लोग ये समझ लेते हैं कि मेरा सीटी वैल्यू कम है, मेरे में बहुत ज्यादा बॉडी में वायरस है तो अभी मेरे को इश्यू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटी वैल्यू का अभी तक कोई भी थेराप्यूटिक मतलब यूज नहीं हुआ है। तो सीटी वैल्यू कम है तो वो बंदा मर जाएगा, सीटी वैल्यू ज्यादा है तो वो बच जाएगा, ऐसा अभी कोई प्रॉपर कोरिलेशन नहीं मिला है। सिर्फ उसका काम यह है कि कितना वायरल लोड है वो हमको बताता है। अगर उसके ऊपर कोई आगे रिसर्च होगा तो उसमें आएगा, पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि सीटी वैल्यू कम है तो आपका प्रोग्नोसिस खराब, मतलब आपके ओके। ज्यादा सीवियर डिजीज होने के चांसेस हैं, ये सब नहीं है। ओके, मैंने ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को एक्सरे लेके डॉक्टर्स को भेजते हुए देखा है, एंड कमेंट हाँ। मांगा है डॉक्टर्स से कि हम्म। डज एक्सरे हेल्प इन दिस केस टू डिटेक्ट? या एक्सरे कैन हेल्प, बट एक्सरे में क्या होता है कि इतना ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं होता है। तो मतलब एक्सरे में भी दिख सकता है, अगर बड़े पैचेस हैं तो एक्सरे में दिख सकते हैं, पर जो कोरोना के जो अर्ली चेंजेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली सीटी स्कैन यूज होता है। तो सीटी स्कैन इज ऑल्सो एक्सरे। सीटी स्कैन में एक्सरे फिल्म में सिर्फ वन एक्सरे फिल्म होती है, सीटी स्कैन में 2 2 मिलीमीटर्स के लेवल पे अगर ये मेरी पूरी बॉडी है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लेन्स में एक्सरे लिए जाते हैं और उसको फिर मशीन की मदद से 3D रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है कि पूरा बॉडी, अगर हमने, जैसे फिल्म में होता है कि एक पूरी जो फिल्म है उसके 100 पार्ट्स करके हमने फिर उसको मशीन की मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया। तो सीटी स्कैन इज बेसिकली एक्सरे, पर उसको सीरियल एक्सरेज लेते हैं और फिर उसकी मदद से उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो दैट इज सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन क्या है कि मल्टीपल एक्सरे फिल्म्स हैं तो उसमें थोड़ा रिजोल्यूशन ज्यादा मिलता है और अर्ली चेंजेस भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट। अभी सीटी स्कैन में दो चीज रिपोर्ट में लिख के आती है, कोरेट्स ग्रेडिंग एक लिख के आता है, CORADS कोरेट्स, और दूसरा आता है सीटी सीवियरिटी इंडेक्स। तो दोनों चीज क्या है, सीटी सीवियरिटी इंडेक्स मतलब हमारे जो दोनों लंग्स है उसको अलग अलग 20 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। हर एक लंग को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं
और उस इंडिविजुअल पार्ट को असेस करते हैं कि उसमें कितना परसेंट डैमेज है। उसके हिसाब से उसको 0, 1 या 2 मार्क्स देते हैं। ठीक है? तो अगर मेरे 3 लोब्स इन्वॉल्व हैं, तो 3 लोब्स में 0, 1 या 2 हम उसको ग्रेडिंग देंगे और तीनों का जो सम होगा वो आया 6, तो दैट इज योर सीटी सीवियरिटी इंडेक्स। 20 पार्ट्स और मैक्सिमम स्कोर इज 40। तो हर एक पार्ट के लिए 0, 1 एंड 2 हमको उसको ग्रेडिंग देते हैं और उसको पूरे का जो सम होता है वो हमारा कैलकुलेट करके होता है सीटी सीवियरिटी इंडेक्स। अगर आपका सीटी सीवियरिटी इंडेक्स 19.5 से ज्यादा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट डैमेज मानते हैं और उस केसेस में पेशेंट को एडमिट किया जाता है। बट दैट इज नॉट ऑफ अवर इंटरेस्ट। यहाँ पे हम वो चीज नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट को सीटी का रिपोर्ट इंटरप्रेट करके फिर पेशेंट खुद से हॉस्पिटल जाए, वो सब डॉक्टर पे छोड़ दो आप। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सीटी स्कैन रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो सब चीजें क्या है। अगेन आपको अगर कोई भी सिम्टम से कुछ भी आता है, आप इस इंफॉर्मेशन पर बेस मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। ये राइट। सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसमें सब जो लिखा हुआ है वो सब चीजें क्या है। यस। ठीक है? ये जो फिर दूसरी चीज है कोरेट्स ग्रेडिंग। कोरेट्स का मतलब क्या है कि अगर वो जो चेंजेस सीटी स्कैन में दिख रहे हैं तो हाउ लाइकली कि वो कोविड के चेंजेस है, क्योंकि लंग्स में तो बहुत टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, कोरोना के अलावा किसी वायरस के चेंजेस हो सकते हैं। तो वो उसके लिए होता है कोरेट्स ग्रेडिंग। कोरेट 0 मतलब आपका सैंपल इनअप्रोप्रिएट है, उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कोरेट्स 1 मतलब कोविड होने के चांसेस बहुत कम है। ये इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा है कम है वो ये नहीं, इसमें नहीं है कि वो इन्फेक्शन ज्यादा है कम है, वो सीटी सीवियरिटी इंडेक्स का काम है। ये इन्फेक्शन कोविड है या नहीं है ये हम कोरेट से देखते हैं। कोरेट्स 5 का मतलब है ये जो चेंजेस हैं वो टिपिकली कोविड के हैं। कोरेट्स 5 हो सकता है पर सीटी सीवियरिटी इंडेक्स 0 भी हो सकता है। मतलब कोरेट्स 5 की ये जो चेंजेस हैं वो कोरोना के ही हैं पर बहुत कम पार्ट्स में है। तो कोरेट्स 5 मतलब कोविड है और सीटी सीवियरिटी इंडेक्स 0 मतलब सीवियर कोविड नहीं है। ठीक है? तो ये जो कोरेट्स का ग्रेडिंग है यहाँ पे वो भी स्क्रीन पर है कि कोरेट्स 1 मतलब कोई नॉन इन्फेक्शियस कॉज है, कोरेट्स 2 मतलब कोई इन्फेक्शन है पर वो कोविड नहीं है, कोरेट्स 3 मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोरेट्स 4 मतलब हाईली सस्पिशियस की कोविड है और कोरेट्स 5 मतलब 100% ये मोस्ट लाइकली कोविड ही है। कोरेट 6 मतलब जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं उनको कोरेट 6 में रखा जाता है। तो ये दो चीजें सीटी स्कैन में आती है। अभी ये तीन चीज से हम कोरेट्स का कोविड का रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं ये तीन चीज से हम लोग करते हैं। इज देयर एनी प्रेफरेंस कि दिस टेस्ट इज बेटर एंड दैट टेस्ट इज बेटर, लाइक अगर कोई हाँ। शुड वी आस्क डॉक्टर एंड टेक इट, मतलब क्या करे यस फर्स्ट यस फर्स्ट यस यस। टेस्ट? ओके। तो ये जो एंटीजन टेस्ट है दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। सिटी स्कैन अगेन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी होगा। तो सिटी स्कैन तो हम अपनी मर्जी से नहीं होता है, वो मोस्टली अगर पेशेंट एडमिट होता है डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर सीवियरिटी के लिए उसको यूज करते हैं। मोस्टली हम दो टेस्ट करवा सकते हैं, आरटीपीसीआर करवा सकते हैं, एंटीजन करवा सकते हैं। अभी आरटीपीसीआर का मैंने इसलिए आपको जिस तरह से बताया कि उसको वो मल्टीप्लाई करते हैं और साइकिल में एनालाइज करते हैं, तो वो लेता है टाइम। तो मिनिमम 24 आवर्स से 48 आवर्स तक हमको रिजल्ट मिलता है क्योंकि लैब में ये बहुत सारे सैंपल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और आरटी जो एंटीजन रिजल्ट है वो विद इन 30 मिनट्स आपको रिजल्ट देता है। सो दोनों चीजें बैलेंस में यूज की जाती हैं पब्लिक में। तो क्या होता है कि एंटीजन से एकदम 30 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग एंटीजन टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 70-80% तक हो सकती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर 100 पेशेंट में आप उसको करोगे और 100 के 100 पॉजिटिव है तो वो सिर्फ 70 को ही डिटेक्ट कर पाएगा, वो 100% केसेस में डिटेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 70-80% ही है। और अगर आपके बॉडी में वायरल लोड कम हुआ तो ये एंटीजन आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। ठीक है? ओके। तो उसको कब यूज करेंगे कि अगर हमने मास में उसको यूज किया तो जितने हो सके उतने मैक्सिमम पेशेंट्स को हम सिस्टम में से आइसोलेट करके रख सकते हैं ताकि दोनों के दूसरे लोगों को वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो अगर आपको विद इन 30 मिनट्स रिजल्ट चाहिए, आपको सिम्टम्स है, आप एंटीजन टेस्ट करवाओ। एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है मतलब यू आर पॉजिटिव। एंटीजन पॉजिटिव है तो देर आर वेरी लेस चांसेस, देर आर चांसेस बट देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप नेगेटिव हो। अगर आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। ठीक है? अगर आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है फिर भी आपको सिम्टम्स है, आपको फीवर भी है, आपको कफ कोल्ड है, फिर भी आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में वायरल लोड कम है जो ये टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। देन यू गो फॉर आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर आपके बॉडी में अगर वायरस के 10 पार्टिकल्स भी है उसको मल्टीप्लाई करके इट विल डिटेक्ट। तो वो टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है। इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड कि अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो आप 100% पॉजिटिव ही हो।
इसलिए वो प्लेन्स वगैरह फोर्स कर रहे हैं कि द टेस्ट शुड बी आरटीपीसीआर हाँ, ओनली। यस यस। पर ये क्या है कि इतना फिजिबल टेस्ट नहीं है, तो अगर पूरे देश में सारे सैंपल हम लोग आरटीपीसीआर करने जाए तो लैब्स पूरी तरह से ओवरलोड हो जाएगी। तो फिर उसमें रिजल्ट अगर 72 आवर्स के बाद मिल रहा है पेशेंट को, तब तक वो घूम रहा है, तो वो लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। तो हमको हो उतने लोगों को पहले आइसोलेट करना है मास में, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एंटीजन टेस्ट। तो उसके लिए एक वायरस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं पहले। अ, ये जो बेसिकली कोविड का जो वायरस है, ये दो टाइप के वायरस आते हैं, एनवेलोप वायरस भी आते हैं और नॉन एनवेलोप वायरस भी आते हैं। तो एनवेलोप वायरस क्या है कि इसका जो ये जीनोम है, उसके उसके अराउंड एक लिपिड का लेयर होता है और उसको बोलते हैं एनवेलोप। अभी जब ये वायरस हमारे कोई भी सेल्स के साथ आता है, तो उसका जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन का लेयर है वो हमारी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, और उसका जो सेंटर का कोर है वो अपने सेल्स के अंदर रिलीज कर देता है। अभी उसका जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद वो हमारी जो ह्यूमन की सेल की जो रेप्लिकेटिंग मैकेनिज्म है, उसका यूज करके अपने ही जीनोम के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज वो बनाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी में गए और उसने यहाँ पे जाके बहुत सारे पार्टिकल्स बना दिए, और वो सारे असेंबल होके एक ही सेल को मार के उसके अंदर से थाउजेंड्स ऑफ वायरस रिलीजेस हो। तो रिलीज होने के बाद ये हमारा बॉडी का जो सेल है वही एक वायरस प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। अभी रेमडेसिविर और फेविपिराविर, मतलब फेबी फ्लू जिसको बोलते हैं और रेमडेसिविर बोलते हैं, दोनों है आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो हमारे सेल्स के अंदर ये जो वायरस मल्टीप्लाई करता है, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये जो फेविपिराविर, रेमडेसिविर, ये सारी ड्रग्स कोविड स्पेसिफिक नहीं है। वो पहले इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइम पे डेवलप की गई थी, जो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो रेप्लिकेशन होता था उसको इनहिबिट करती थी। पर ये साइंटिस्ट ने सोचा कि सारी की वायरस की रेप्लिकेटिंग मैकेनिज्म्स लगभग ये जो कोविड की और उसकी सेम है, तो ये ड्रग हमको उसको पेशेंट्स को दे सकते हैं कि ये पेशेंट के अंदर जो गया हुआ वायरस है वो रेप्लिकेट ही ना कर पाए। तो उसके लिए ये रेमडेसिविर और फेविपिराविर देते हैं। पर अगेन आफ्टर स्टडीज एफडीए ने अभी तक एक भी ड्रग को सिवा अलावा डेक्सामिथाजोन के, पर रेमडेसिविर, फेविपिराविर, एक भी ड्रग को अभी तक एफडीए ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो कोई भी ट्रायल्स में अभी तक ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं कि भी रेमडेसिविर होने के बाद पेशेंट्स की मोर्टालिटी कम होती है। तो एफडीए ने अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया। अगेन वी आर नॉट एडवाइजिंग कि आपको रेमडेसिविर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दिस इज जस्ट फैक्ट्स के दिस आर जस्ट फैक्ट्स के एफडीए ने क्या अप्रूव किया और एफडीए ने क्या अप्रूव नहीं किया। अगेन इट डिपेंड्स ऑन फिजिशियन। जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, अगर वो देना चाहे, वो अगर प्रिस्क्राइब करे तो आप लो। पेशेंट्स को अपने आप से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप फिजिशियन को पूछो। अगर आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि आप रेमडेसिविर लाओ, तो ही आप रेमडेसिविर लेने के लिए जाओ। आप अपने हिसाब से रेमडेसिविर खरीद के घर पे रख लो, होल्डिंग करो, ये सब चीज से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको अगर नीड है उसको नहीं मिलेगा। सो अगर आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करता है तभी आप ये ड्रग्स लीजिए। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो डॉक्टर सपोज आई मैं टेस्ट करके आता हूँ एंड आई एम पॉजिटिव, मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? ओके, तो अगर आपने एंटीजन करवाया, आरटीपीसीआर करवाया, कोई भी टेस्ट करवाया, अगर आप पॉजिटिव निकलते हो, तो आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। 70 to 80% केसेस घर पे सेल्फ आइसोलेशन में ही ट्रीट हो सकते हैं। तो आपको कोई भी टाइप का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने आप को एक अलग रूम में आइसोलेट कर लीजिए। गाइडलाइन ये कहती है कि वो रूम पूरे घर से, मतलब कोई भी लोग उसके कांटेक्ट में नहीं है, इस तरह से आइसोलेटेड होना चाहिए, और उसमें अटैच वॉशरूम होना चाहिए। मतलब कोई भी पेशेंट के अलावा उसको यूज नहीं करना चाहिए। पेशेंट्स को अपने यूटेंसिल्स अलग रखने हैं, अपने कपड़े अलग रखने हैं, एक रूम में आइसोलेट हो जाना है। ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी यंग पेशेंट है 20-30 ईयर्स का, उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर वो पॉजिटिव टेस्ट होता है, तो आइसोलेशन इज मस्ट। अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक अलग रूम में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है। आपको 2-3 चीजें कंटिन्यूअसली मेजर करनी है। आप वो चीज करिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या क्या करेंगे? पहले तो अपने आप आइसोलेट हो जाए, अपने कपड़े अलग रखे, अपने बर्तन जो है वो सब अलग रखे, वॉशरूम अलग रखे। उसके बाद आपको दो चीजें करनी है। रेगुलर आपको अपना टेम्परेचर मेजर करना है, और आपको SpO2, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर आपने सुना होगा रेगुलरली, तो वो पल्स ऑक्सीमेट्री अपनी मेजर करनी है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। ठीक है। तो उसको पल्स, ये एकदम बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, 500-600 रुपए में बाजार में मिल जाता है, ये वो आपको एक रखना है।
और आपको एक टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। 6 मिनट्स वॉक टेस्ट मतलब वो क्या है कि आपको एक बार अपना SpO2 मेजर करना है, उसके बाद आपको नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट तक वॉक करना है, उसके बाद आपको अपना SpO2 मेजर करना है। अगर 6 मिनट के बाद आपका SpO2 सडन फॉल नहीं होता है, मतलब 95 के अप ही है और 95 के 6 मिनट्स के बाद भी 95 के अप रहता है, देन योर लंग्स आर नॉट डैमेज्ड, दे आर वेरी वेल। और आपको कोई भी टाइप का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना SpO2 मेजर करते रहिए, दिन में 3-4 बार टेम्परेचर मेजर करते रहिए। आपको कब डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, आपको डायग्नोसिस होने के बाद आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको होम आइसोलेशन की जरूरत है या आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जो भी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है, उनको अपना SpO2 मेजर करिए, टेम्परेचर मेजर करिए। अगर 3 दिन तक आपका फीवर नहीं उतरता है, फीवर जब भी आपको आता है, आप एक सिंपल पैरासीटामोल, जो भी आपका डॉक्टर आपको मेडिकेशन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, वो मोस्टली पैरासीटामोल दवाई उसमें देते हैं, पैरासीटामोल लेइए, आपने आपका फीवर कम हो जाएगा। अगर 3 दिन तक कंटिन्यूअसली विथ मेडिकेशंस भी आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, आपको शायद एडमिट होना पड़ सकता है। और अगर आपका SpO2 95 से नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, आपको सांस फूल रही है, आपको सांस लेने में कोई भी टाइप की मतलब डिफिकल्टी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और आप अपने वो हो सके तो वहां पे, अगर आप जिस तरह से आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे, आप हॉस्पिटल एडमिशन भी करा सकते हैं। दूसरी चीज है, आप जब भी, हमारा जो लंग है उसका जो मेजोरिटी पार्ट रहता है वो पोस्टीरियरली रहता है। अभी पोस्टीरियरली मतलब ये आप इमेज देखिए, अगर हम सीधे सोते हैं तो ये जो हमारा लंग्स का जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है नीचे वाला, वहां पे हमारा लंग का मेजोरिटी ऑफ मास रहता है। अगर आप पेशेंट्स को ये चीज, यहाँ पे ICU के पेशेंट्स में भी यूटिलाइज करते हैं हम लोग, कि जो डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली जितने भी इंटेंसिव केस थेरापिस्ट भी हैं, वो भी आज की तारीख में ये प्रोन वेंटिलेशन का यूज कर रहे हैं। प्रोन वेंटिलेशन इज बेसिकली कि आप अब जब उल्टा सोते हैं तो आपके जो लंग का जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है, जो उसका बहुत ज्यादा मास है, वो ऊपर रहेगा, और ऊपर रहने की वजह से उसमें ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, और पेशेंट्स का ऑक्सीजनेशन जो लंग्स का बेसिकली काम है ऑक्सीजनेशन करना, तो वो ब्लड का ऑक्सीजनेशन बेटर तरीके से कर पाता है, तो दिट इज प्रोन वेंटिलेशन। आप जितना टाइम भी सोए तो हो सके तितने टाइम तक आप उल्टा सोए। अगेन, जिस पेशेंट्स को भी कोई भी टाइप की तकलीफ है, अगर उसको ठीक से सेंस नहीं है, वो मतलब बेहोश सा पेशेंट है, या फिर जिसको कोई कार्डियक इश्यू है, जिसके सिम्टम्स बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फीवर है, पेशेंट अच्छे से होश में नहीं है, उसमें हम लोग ये नहीं करते हैं। जो भी पेशेंट एकदम कंप्लीटली ऑल राइट है, जिसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको हम हो सके तब तक उल्टा सोने के लिए बोलते हैं। तो उल्टा सोने की वजह से, वेंटिलेशन की वजह से आपका ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। तो एक प्रोन वेंटिलेशन कीजिए, गर्म पानी पीजिए दिन में, आपका डॉक्टर जो दे रहा है उसको मेडिकेशन लीजिए, और आप जितने भी आपका SpO2 और वो सब उसको मेजर करते रहिए। 6-7-8 दिन में आप अपने आप रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई वार्निंग सिम्टम्स आते हैं जैसे मैंने बताया, तो फिर आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, और उसमें कोई भी टाइप का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 70-80% केसेस अपने आप रिकवर हो जाते हैं। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संघा, नारायण प्रसाद, सुमित रंडाळे, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, सिद्धार्थ कृष्णन, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल, तन्मय देशपांडे, स्वदेशी संगणक, अभिषेक श्रीवास्तव, सत्यम, निशन कुमार, प्रिंस बंसल, गीका मेल्स, विनय अग्रवाल, अलियासागर भोरी और प्रीतम। थैंक यू सब मेंबर को।